नाजरीन, प्रोग्राम कैबिनेट आवर का आगाज करते हुए मैं हूं आपके साथ सलमा कौसर और मैं हूं अली जन्नत। टॉप स्टोरीज आपसे हम शेयर करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से आज अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कौमी तहफ़्फ़ुज़ व खुराक व तहक़ीक़ के वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और इस मुलाकात से मुताल्लिक़ आपको अपडेट करेंगे। सैयद फ़खर इमाम ने वज़ीर आज़म को कपास, गंदम, चावल और गन्ने और मकई की फसलों की पैदावार के हवाले से अब तक के हौसला अफजा रुझानात के हवाले से आगाह किया है। और मुलाकात से मुताल्लिक़ आपको मज़ीद बताएं कि उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2021 तक पाकिस्तान ने कपास में 38.5 मिलियन गांठों की पैदावार हासिल की, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत के दौरान 27 मिलियन गांठें हासिल हुई हैं। वज़ीर आज़म को इस मुताल्लिक मज़ीद बताया गया है कि रवां साल गंदम, चावल, गन्ने और मक्के की पैदावार गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा होने की तवक्को है। गुज़श्ता साल गंदम की पैदावार 27.5 मिलियन टन, चावल 8.4 मिलियन टन, गन्ना 81 मिलियन टन, मकई की पैदावार 8.4 मिलियन टन हुई। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के शोबे में तारीखी शरह नमू और बरामदी अहदाफ के हुसूल के लिए मुतल्लिका हुक्काम की कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने आम और तरशावा फलों की बरामद में बिलतरतीब 1.5 लाख टन और 4,63,00,000 टन के बरामदी अहदाफ के हुसूल में पुराज़म वज़ारत खुराक की कारकर्दगी को भी सराहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। वज़ीर आज़म के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द ने मुलाकात की और मरदमशुमारी और सिंध में जारी विफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इंतखाबी अमल पर मुस्बत असरात के बारे में आगाही देने की ज़रूरत है। वफ्द ने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मिलकर सिंध और बिलखुसूस कराची में तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने विफाकी हुकूमत के कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मनसूबों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द में विफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सेनेटर फैसल सब्जवारी शामिल थे। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म की मसरूफियात से मुताल्लिक ही मज़ीद को अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार अज़हर तारिक खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और सरदार अज़हर तारिक खान ने वज़ीर आज़म को वस्त एशिया खित्ते खुसूसन किर्गिस्तान के साथ इक़्तिसादी सफारतकारी के इम्कानात से मुताल्लिक आगाह किया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर को हिदायत की कि किर्गिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए इलाकाई रवाबित को मुस्तहकम किया जाए। अभी खबर यह है कि चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन ने दयामर भाषा डैम और मोमन डैम समेत वापडा के ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बिजली की पैदावार और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर बरवक्त अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वापडा की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरपर्सन बिल गेट्स से टेलीफोन पर बातचीत की है और पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों और ग़िज़ाइयत को बेहतर करने और मालियाती खिदमात में फाउंडेशन की हिमायत पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को इंसदादे पोलियो पर होने वाली पेशरफ से मुताल्लिक आगाह किया और इस सिलसिले में फाउंडेशन के काबिल कदर मुआवनत को सराहा गया। उन्होंने बताया कि मुल्क में पोलियो बतदरीज कम हो रहा है और इस साल पोलियो का सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा कि कोविड में किस तरह से कैंपेनिंग पॉसिबल रही और बड़ा सक्सेसफुली हमने इस कैंपेन को लॉन्च किया और अभी अली एक केस सिर्फ हमारे सामने आया है पोलियो का और हम बड़े कामयाब रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारी हर कैंपेन में तकरीबन 3 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स जो हैं वो हर घर में जाके पोलियो के कतरे पिलाते हैं और इसके लिए कोविड
के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में उनके लिए काम करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, नो टच टेक्निक पे, कि बच्चे को टच नहीं करना। इसके अलावा उनको मास्क, और हर टीम को पास उसका अपना हैंड सैनिटाइजर होता है, ताकि वो हर घर में जाने से पहले और हर घर को छोड़ने से के बाद वो अपने आप को हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। और ये सारी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से लेके अब तक जितनी भी कैंपेन हुई है उनमें ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जहाँ पे ये कहा जाए कि हमारी पोलियो टीम से किसी घर में किसी को कोविड हुआ है, या किसी घर से हमारी पोलियो टीम को कोविड हुआ है। सही सर, जैसे आपने सुना कि हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को अब इंटरनेशनली भी सराहा जा रहा है, जैसा कि आज टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और बिल गेट्स की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के जो इक़दामात हैं, जो इनिशिएटिव हैं, उनको भी सराहा गया, और फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया गया। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस तमाम तर पेशरफ्त को, कितनी हौसला अफजा है, और ख़ास करके हाई रिस्क के जो पोलियो अजला हैं वहाँ पर इंतज़ामात और मुहिम किस तरह से चलाई जा रही है? जी, इस सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिस्टर बिल गेट्स से एक ये बात भी कही कि अगर हमने पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म करना है तो उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में भी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और वहाँ भी बच्चों को कतरे पिलाए जाएं, ताकि दोनों जगह से, क्योंकि यही 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ पे पोलियो का वायरस है, इसलिए वहाँ से ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि फाउंडेशन जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, वहाँ भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एज ए होल भी सपोर्ट करे, ताकि दोनों जगह से पोलियो ख़त्म हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि कितने बच्चों को अभी तक पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल हो चुका है और आइंदा क्या टारगेट रखा गया है? जी, हमारी जो लास्ट कैंपेन थी वो 20 सितंबर से शुरू हुई और 24 सितंबर को ख़त्म हुई, और इस कैंपेन में हमने मजमूई तौर पे 4 करोड़ और 14 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। और ये इस साल में हमारी तीसरी मुल्क की मुहिम थी। इसके अलावा हमने 2 सब नेशनल कैंपेन भी की थी, जिनमें तकरीबन 20 से 24 मिलियन तक के बच्चों को कतरे पिलाए गए थे। सही सर, इंसदादे पोलियो के हवाले से बताइएगा कि इस हवाले से हमें मुहिम ज़्यादा करनी चाहिए या इसकी इंटेंसिटी को अगर बढ़ाया जाए तो किस तरह से आगाही और मुहिम से मुताल्लिक बताइएगा कि इस पोलियो मुहिम के खात्मे के हवाले से, अगर इसे हम बीमारी के हवाले से हम बात करें, इसके इंसदाद के लिए क्या तरीक़ाकार वज़ा किया जा सकता है मज़ीद ताकि इस बीमारी का खात्मा हो सके मुल्क से? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके लिए इसका हल ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम करें। इसका हल ये है कि जब भी हम मुहिम करें तो उसमें हर बच्चे को, 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि हर कैंपेन के दौरान कुछ बच्चे, तकरीबन 2%, तकरीबन 3 लाख 4 लाख, अगर हमने इस कैंपेन में 4 करोड़ 10 लाख बच्चों को कतरे पिलाए हैं तो तकरीबन 4 लाख बच्चे ऐसे रह गए हैं जो जब हमारी पोलियो की टीम उनके घरों में गई तो वो या तो घरों में नहीं थे, वो कहीं मेहमान गए हुए थे या सफ़र कर रहे थे, या उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने कतरे नहीं पीने। और यही वो बच्चे हैं जिनमें पोलियो का वायरस बढ़ जाता है और उसके बाद दोबारा माशरे में फैल के दूसरे बच्चों को कतरे पिलाता है, इन्फेक्ट करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आपने इस बारे में बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैंपेनिंग कर रही है, किस तरह से बेहतरीन कैंपेन के जरिए अली अब सिर्फ एक केस अगर साल में रिपोर्ट हुआ है तो इट्स ए बिग सक्सेस, और इस एक केस को भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, मुस्बत पेशरफ्त है। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो बतदरीज कम हो रहा है, इससे पहले जैसा कि इंडेक्स का अगर मुलाहिजा किया जाए, मुताला किया जाए तो केसेस कम हो रहे हैं, और इस साल सिर्फ पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, और हौसला अफजा बात है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबको इसमें ताउन करना है, और ख़ास करके वालिदैन को चाहिए
कि वो बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं ताकि इस बीमारी का खात्मा हो सके और इस वबा से जान छूट सके। आगे बढ़ेंगे और ख़बर आप तक पहुँचाएँ कि वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क के ख़जाने को उन्होंने लूटा है और बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। इस हवाले से उन्होंने बात की। फ़र्रुख हबीब ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में ज़राए बताने से मुताल्लिक झूठ बोला है और पूरी नून लीग अकामा होल्डर बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अपनी सफाई पेश करने के लिए पूरा मौका मिला। इस हवाले से उन्होंने इजहार ख्याल किया। मजीद आपको बताएं कि उनका कहना था पूरी नून लीग इकामा होल्डर बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका मिला। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट भी लाएंगे और अपोजिशन भी इस हवाले से अपनी तजावीज़ दे सकती है। वज़ीर आज़म का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि नैब का दायरा कार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अदालतों की तादाद बढ़ाकर उन्हें मजबूत भी बनाया गया है। हमारा मकसद ये है कि नैब में आने वाले मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। नाज़रीन, कुछ दीगर अहम खबरों का जिक्र भी करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। दुश्मन हमारे अतराफ दरिंदों की तरह है तो हम आग की मानिंद हैं। सलजान खातून, आप किससे इतनी खौफजदा हैं? मंगोलों से। अल-बस्ती अर्तुगरुल गुंदूज को सूद नहीं नीकिया लेकर जाएगा। जितनी दूर भाग सकते हैं भाग ले। आज के बाद आप शिकार हैं और मैं शिकारी। आज और अभी से अर्तुगरुल से सरदार आलम का ओहदा वापस लेता हूँ। तुम खुद फैसला करोगे? रियासत के जोर पे आप हमें बेजा परेशान कर रहे हैं अमीर बहाउद्दीन। सऊद को अपने दुश्मनों से बचाऊं या तुम जैसे झूठे अमीर से हिफाजत करूं इसकी? तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा मैं अर्तुगरुल। ब्रेक के बाद कैबिनेट आवर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और यहां आपको अपडेट करें कि वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़र्रुख हबीब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्की ख़जाने को लूटा है। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से बात की इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा कि मुल्की ख़जाने को लूट कर उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। फ़र्रुख हबीब इस हवाले से इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी नून लीग अकामा होल्डर बनी हुई थी। नवाज शरीफ को अपनी सफाई पेश करने के लिए पूरा मौका मिला। जज अरशद मलिक की वीडियो का जिक्र करते हैं तो लेकिन शवाहिद के तौर पर अदालत में जमा नहीं करवाते। फ़र्रुख हबीब का कहना था कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़रोग ही तरक्की की ज़मानत है। साइंस और रियाजी के मैदान में कामयाबियां हासिल करने वाली कौमें आज तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ी हैं। स्टीम प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए हमें मयारी तालीम पर भरपूर तवज्जो देना होगा। जी हाँ, इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं आगा मसूद खालिद की। तालीमी प्रोग्राम स्टेम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का फरोग ही तरक्की की जमानत है। उन्होंने कहा कि जदीद अलूम के हसूल से अहद हाजिर के तकाजों से हम आहंग हुआ जा सकता है। सदर मुमलिकत का कहना था कि नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतों का इजहार करने के लिए मेयारी तालीम पर तवज्जो देना होगी। पहले तालीम का बंदोबस्त कर लें, फिर अच्छी तालीम का बंदोबस्त कर लें, फिर इस तालीम के अंदर जेंडर पैरिटी को भी किसी तरह से हैंडल करने के ड्रॉप आउट रेट भी ऐसा लड़कियों का ऐसा ना हो और एनरोलमेंट बेहतर हो। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लाने के एतबार से फिर स्कूल में ले आओ, फिर तालीम अच्छी हो जाए, टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाए, फिर फोकस स्टेम की तरफ हो जाए। ये फासला जो दूसरी कौमें हमसे इतने आगे निकल गई हैं, उस फासले को हमने उबूर करने के लिए हमें ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि समाजी और इक्तिसादी तरक्की के मंसूबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्टेम प्रोग्राम का दायराकार पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। अहद हाजिर में जो भी तकाजे हैं तालीम के और जितनी भी जो अहम फील्ड्स हैं जो कि स्टेम से ताल्लुक़ रखती हैं, तो ये वक्त की बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तालीम के मैदान में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यकसा निसाब तालीम में स्टेम लर्निंग हमारा हदफ है। करिकुलम रिफॉर्म हमने शुरू कर दिया है और जो यकसा तालीमी निसाब है उसके अंदर स्टेम लर्निंग जो है वो ख़ास तौर पे हमारा हदफ है और हम इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है अपना करिकुलम जो है डिज़ाइन करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन डॉक्टर शाहिद बेग ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अलूम से इस्तेफादा करके नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फ्राहम किए जा सकते हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में उन्होंने कहा कि CPEC मनसूबों में तेज़ी आई है और दूसरे मरहले के तहत ज़राअत, सनत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में शमूलियत से CPEC के दायरा कार को बढ़ाया गया है। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी CPEC खालिद मंसूर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के मनसूबों और टैरिफ की मालूमात नेपरा के पास मौजूद हैं। CPEC की मुखालिफ क़ुव्वतें गलत खबरें फैलाकर बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करना चाहती हैं। असद उमर का कहना था कि CPEC के बेशतर मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हुए। दूसरे ममालिक के मुकाबले में चीन से सस्ते कर्जे मिले हैं। कोई CPEC के लिए खास इसमें कोई गारंटीज नहीं दी गई। पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो CPEC के मंसूबे लगाए गए, लाइबोर प्लस 3.3% से लेकर लाइबोर प्लस 4.7% तक के कर्जे मौजूद हैं। जो पावर प्रोजेक्ट्स दूसरी फाइनेंशियल एजेंसीज ने फाइनेंस किए, वर्ल्ड बैंक की जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म है IFC, वो इसके अंदर शामिल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल है, जर्मनी की डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है, वो 4.5, 4.25, 4.75 के ऊपर है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में CPEC मनसूबों में तेज़ी आई है। इस हवाले से इज़हार ख्याल किया वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने और दूसरे मरहले के तहत ज़राअत, सनत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों की शमूलियत से CPEC के दायरा कार को बढ़ाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। तौसीफ ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मौशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जानना यह है कि जैसा कि आज कहा गया वफाकी वज़ीर की जानिब से कि मौजूदा हुकूमत के दौर में CPEC मनसूबों पर अमल दरामद को लेकर तेज़ी देखने में आई है और पहले मरहले में बहुत सारे मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हुए। सर, आप इस तमाम तर पेशरफ्त को किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही नान बख्श कार्रवाई है जिससे हम ये देखते हैं कि हम आने वाले दिन जो भी ये वो वाहिद कौमी मंसूबा है कि जिसके ऊपर सब लोग हम मुत्तफिक हैं, इकट्ठे काम करना चाहते हैं और चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप, दोनों ममालिक के हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दोनों मुल्कों की लीडरशिप का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि हम इन चीज़ों को लाके आगे बढ़ सकें। ये चीज़ हमने देखा कि जब हमने ये तय कर लिया दोनों अक़वाम ने कि हमने CPEC को करना है, एक नेशनल कंसेंसस उसके ऊपर डेवलप हो गया, तो फिर हमने देखा कि बाकी पॉलिटिक्स जो मर्जी होती रही हो, लेकिन जब CPEC की बात आती है तो सब मुत्तफिक हैं कि CPEC के मंसूबों को लेके आगे बढ़ना है। इसी वजह से हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो काम शुरू किए उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता हमें तरक्की भी नज़र आ रही है और डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है, जिसका हम समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि अभी भी इट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिस पे जो बाकी अक़वाम है वो मुख्तलिफ जो है इट्स वर्थ क्रिटिसाइजिंग आई वुड से
द प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये चीज़ मजीद बेहतरी की तरफ आने वाले दिनों में मजीद जाएगी। अच्छा, तो आसिफ साहब, अभी जिस तरह के हमने स्टोरी में भी बताया कि दायरा कार को बढ़ा दिया गया है, अब इसकी डोमेन्स बहुत सारी हो गई हैं, ज़राअत के शोबे को शामिल कर रहे हैं, सनत को शामिल कर रहे हैं, तरक्की को शामिल कर रहे हैं, साइंस होगी इसमें, तो इन सारी डोमेन्स के इंक्लूड होने से जो पाकिस्तान से बाहर लोग मौजूद हैं उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इकोनॉमिकली कितना बेनिफिशियल होगा ये? बेसिकली जब हम तरक्की की डेफिनेशन लेते हैं, देखते हैं कि तरक्की जो है हमाजहत होती है। इसका जो ताल्लुक है किसी भी एक शोबे में तरक्की से मुल्क तरक्की नहीं किया करते। तो जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके मईशत के सारे शोबों पे उसका इम्पैक्ट आता है और आना चाहिए। आपकी ज़बान तरक्की करती है, आपका कल्चर तरक्की करता है, आपका एग्रीकल्चर तरक्की करता है, आपका शोबिस तरक्की करता है, आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज, आपका रहन सहन तरक्की करता है, आपका मिलना मिलाना और मिजाज और जो समाजी रिश्ते हैं उनमें तरक्की और बेहतरी आती है, एक खुशगवार जो है एहसास पैदा होता है। इन सारी चीज़ों को लेके जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में या उसमें, तो इससे जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट चीज़ और जो ऑलरेडी चीज़ महसूस कर चुकी है, जो कि सीपैक के एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बाई प्रोडक्ट है कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि काफ़ी अरसे से वतन वापस आना चाह रहे थे, उन्हें मुख्तलिफ शोबों में जब तरक्की होती नज़र आ रही है तो वो लोग भी अपनी वापसी की तरफ रखते सफ़र कर रहे हैं और काफ़ी सारा जो हमें ब्रेन ड्रेन था वो वापस आता नज़र आ रहा है। सर, आपने साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, ज़राअत हम देख रहे हैं, सनत और इसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सर, साइंस और टेक्नोलॉजी की शमूलियत से इस शोबे में कितना फ़र्क पड़ेगा और इसके कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं अगले आने वाले दिनों में? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए भी है, जो रिसर्च लैब्स के लिए भी है, मुख्तलिफ शोबों के लिए। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन जो सादा सी है कि एक काम करने को आप उससे आसान तरीका कोई निकाल सके। अब बिलफर्ज हम ड्रोन को ही लेते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जहाँ पे मुख्तलिफ जगह इंसेंटिव्स हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में है, जहाँ पर हमारे फसलों की बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल की जा सकती हैं। इसी तरह जब हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है ये डिफेंस पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि टेलीकॉम आने वाले दौर में जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे कम्युनिकेशन मजीद सस्ती हो जाएगी और इसका जो इम्पैक्ट है एक आम आदमी तक जो मवासलाती निज़ाम के जरिए ना सिर्फ एक मौसम का बेहतर हाल बल्कि मुख्तलिफ डेटा बेसिस जो डेटा सेंटर्स हैं बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, जिससे ये कि यकीनन सारे शोबों में तरक्की की उम्मीद है। अच्छा तौसीफ साहब, मंसूबों की बरवक्त तकमील बड़ी खुशाइंद है इस सिलसिले में। इस बरवक्त तकमील से हम कॉस्ट कितनी बचा लेंगे और समरात कितनी जल्दी आवाम तक पहुंच पाएंगे? जनाब, इस तरह के जो इस हुकूमत ने जो मंसूबे जितनी तेजी से मुकम्मल किए हैं उसका जो पहला इम्पैक्ट आता है जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, तो जो डॉलर किसी ज़माने में 70 रुपए का था, 80 रुपए का था, 100 का था, इस वक्त 170 रुपए पहुंच गए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है हम लोगों के लिए कि जो प्रोजेक्ट्स को एज सून एज पॉसिबल मुकम्मल करें ताकि जो अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हैं उनसे बचा जा सके और ये कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे बजट्स हैं बजट्स आउट ना हो। जब बजट आउट होते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे कर्जों पे आता है, जिसकी काफ़ी सारी हमें कॉस्ट जो है बसूरत टैक्स और या ये कि उसके लेट चार्जेस फी में पे करनी पड़ती है। सही। सर, आज विफाकी वजीर की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन का भी जिक्र किया गया। सीपैक को लेकर मुखालिफ कुव्वतों की जानिब से गलत खबरें फैलाई जाती हैं। सर, मकासद क्या हो सकते हैं? क्या डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, इसके मकासद ये हो सकते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात या जो मंसूबे चल रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा करना या सिर्फ बेचैनी की कैफियत पैदा करना? मकासद आप क्या समझते हैं डिसइंफॉर्मेशन की? वो चीज़ जिससे हमने देख लिया कि सारे दौर में सब लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। हमारे वतन अजीज़ के साथ कभी जो हमें इंगेज किया गया, कभी वो जंग जो हमारी नहीं थी उसमें मसरूफ़ किया गया हमें। ऐसी सूरत में हमने देखा कि ना सिर्फ ये कि अमेरिका था, जो चीन था, चीन ने खामोशी से अपनी तरफ जारी रखा और माशी तौर पे जब दुनिया वॉर ऑन टेरर के पीछे लगी हुई थी तो खामोशी से अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते रहे। अब जब चीनी शहरों को हम विजिट करते हैं तो दुनिया की बेहतरीन तरक्की याफ्ता जदीद शहर हमें नजर आते हैं। जब हम जाके देखते हैं
लंदन को, या हम जाके देखते हैं अमेरिका को, हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खासा को पीछे रह गया है। इस सारी सूरत हाल में जो अहम चीज़ हमारे लिए है कि हम किसी भी ऐसी गुजारिश को, ऐसी भी खबर को जो है भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस करें अपनी तरक्की पर, अपनी डेवलपमेंट पे, अपने नौजवानों पे जो हमारा फ्यूचर है। और मुख्तलिफ अर्ज करता चलूँ, लोग जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहेंगे, लेकिन हमने अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं करना। उनके पास सिवाय शोर मचाने के इस वक्त बचा कुछ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ जमान साहब, माहिर मुआशरियात हमारे साथ थे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहना था कि मौजूदा दौर हुकूमत में खास करके साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उसके फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आ रहे हैं और आगे मुस्तकबिल में भी सामने आएंगे। खबरों का सिलसिला भी कुछ आगे बढ़ाते हैं और नाजरीन आपको आगाह करें कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसे ने कहा है कि फाटा की तरक्की को तरजीह दे रहे हैं। फाटा के नए जमशुदा अजला को मुल्क के दीगर हिस्सों के बराबर लेकर आएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि नए जमशुदा अजला में रोजगार के मौके पैदा करना और मौशी सरगर्मियों को फरोग देना होगा। उन्होंने कहा कि जमशुदा अजला के मुंतखब नुमाइंदों और इमायदीन की मुशावरत से तरक्की के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साबिक फाटा की तरक्की से मुताल्लिक कौमी असेंबली की खुस्ती कमेटी मसाइल की निशानदेही करेगी। हमने 3 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। 45 दिन के अंदर अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे और 45 दिन के अंदर हम पूरा एक बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे जिसमें हम तमाम मुतालिका लोगों को ऑनबोर्ड करेंगे, उसको लेंगे। तो हम सब ने इस इलाके को उस सिचुएशन से निकालना है, हमने अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है, रोज़गार पैदा करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सब ने इसको सिर्फ सियासत के लिए नहीं, अपने इलाके की और अपने मर्ज एरिया की सही तरीके से इनकी मसाइल को हल करने के लिए किए हैं। और यहाँ वज़ीर ख़ारिजा की बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार अज़हर तारिक खान ने वज़ारत ख़ारिजा में मुलाकात की है और सरदार अज़हर तारिक ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान उठाए गए सफ़ारती इक़दामात, रवाबित के फ़रोग़ के लिए की गई काविशों और सफ़ारत खाने की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा को मुफस्सल ब्रीफिंग दी है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाक फौज और इदारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा की सहूलत देने जा रहे हैं। ऑनलाइन वीज़ा से मालूमात में मज़ीद शफाफियत आई है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम ECL में होने का मामला देखेगी। नेशनल क्राइसिस सेल का ये सेक्रेटेरिएट है, इसमें नेशनल एक्शन प्लान भी होगा और फॉरेन सिक्योरिटी सेल भी होगा। ये सारे मुल्क के सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में वज़ीर आज़म ने कहा है और अदारों के साथ राब्ते में ये 4 अदारे बनाए गए हैं, जिसमें फॉरेन जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी भी सिक्योरिटीज़ का और स्पेशली CPAC एंड चाइनीज़, ये सारा अदारा उसको देखेगा। पाकिस्तान की सियासत को 15 अगस्त के बाद एक नई पोजीशन मिल रही है, इस रीजन में इसका इम्पोर्टेंट किरदार हो गया है, इसलिए इस अदारे को मॉडर्न सतह पे किया जा रहा है और वो पुराना रजिस्टर्ड निज़ाम ख़त्म करके IT सिस्टम पे और नादरा के साथ और एजेंसीज, सारी सिक्योरिटी के अदारे और सारे 6-7 चीफ सेक्रेटरी सारे मिलके वो इस अदारे के मावन होंगे। क्या बयानियां लेके जा रहे हैं? इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इन भगोड़ों को ये एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं, लेकिन ज़रा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि पाक फौज में मामूल की तकर्रियां और तबादले अमल में आए हैं। इससे मुताल्लिक आपको अपडेट करें कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम को DGISI तैनात किया गया है। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल
फैज अमीन कोर कमांडर पेशावर तैनात किए गए हैं। कोर कमांडर गुजरांवाला के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर की तैनाती अमल में आई है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज के क्वार्टर मास्टर तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात किया गया है, जबकि सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद की तैनाती की गई है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन से है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कमांड एंड स्टाफ समेत बतौर इंस्ट्रक्टर काम का वसी तजर्बा रखते हैं। वो कंबाइंड आर्म्ड सेंटर बरतानिया स्टाफ कॉलेज कोयटा से फारिगुल तहसील हैं। उन्होंने एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया से किया। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी फारिगुल तहसील हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अपने अस्करी करियर के दौरान उन्हें रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने का वसी तजुर्बा है। वो मगरबी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल समेत बलोचिस्तान में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। और नाजरीन, दुनिया में एटमी फैलाव की निगरानी करने वाले इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एटमी तवानाई के जरिए कपास की पैदावार में इजाफे के लिए बेहतर और ताकतवर बीज की तैयारी पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी को बेहतरीन कारकर्दगी पर आला अवार्ड्स और उसके 5 साइंसदानों को खुसूसी अवार्ड से नवाजा है। इसी बारे में तफसील जानेंगे हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने एटमी तवानाई के जरिए कपास की पैदावार में इजाफे के लिए बेहतर और ताकतवर बीज की तैयारी पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी फैसलाबाद को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा है। जबकि कपास के बीज पर काम करने वाले न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी के 5 साइंसदानों डॉक्टर मंजूर हुसैन, डॉक्टर काशिफ रियाज, डॉक्टर सज्जाद हैदर, डॉक्टर हाफिज मुमताज हसन और डॉक्टर अल्लादिता को कामयाब साइंसदानों का ग्रुप अवार्ड और डॉक्टर काशिफ रियाज के लिए कम उम्र साइंसदान का अवार्ड दिया गया है। खास तौर पे वो कॉटन में जो अवार्ड दिया वो कॉटन की हमारी जो कंट्रीब्यूशंस है NAB 78 और उसके बाद वायरस के लिए और हाई यील्डिंग के लिए, हीट टॉलरेंस के लिए और लॉन्ग फाइबर के लिए हम लोगों ने जो जितनी भी हमारी वैराइटीज़ हैं लॉन्ग फाइबर के लिए भी वो काम कर रही हैं। जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ ने कम्पीट किया, हम हमारा डेटा उसका की इम्पैक्ट के हवाले से जो म्यूटेंट वैराइटीज़ हमने कंट्री के इम्पैक्ट जो लाखों एकड़ में हमारा एरिया अंडर दीज वैराइटीज़ आया, तो इसी इम्पैक्ट को देखते हुए हमारी ये उन्होंने IAEA ने ये कंसिडर किया हमें। नयाब ने 19 मुख्तलिफ किस्मों के बीज तैयार किए हैं जिनके इस्तेमाल से आने वाले सालों में कपास की ज्यादा पैदावार मुतवक्के है। इस साल कपास की काश्त के लिए हुकूमत की तरफ से मुहैया किए गए बीजों में से 50% नयाब ने तैयार किए थे। न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी का इस वक्त तैयार करदा बीज नयाब 878 बेहतरीन है। नयाब एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से फसली कीड़ों और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ बेहतरीन कुव्वत मुदाफियत रखने वाले बीज पैदा कर रही है जो ज़रे इनकलाब लाने में मददगार साबित होंगे। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाजरीन, अफगानिस्तान से रोजाना फलों और दूसरी अशिया से लदे तकरीबन 400 ट्रक पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम के इकदामात से अफगानिस्तान से ज़्यादा गाड़ियों का दाखिला मुमकिन हुआ है। मकामी ताजरों का कहना है कि ताज़ा फल बेहतरीन हालत में पेशावर पहुंच रहे हैं, जिससे अफगान किसानों को उनकी मेहनत का समर मिल रहा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वज़ारत दाखिला में साबिक़ हुकूमत की तमाम ख़वातीन मुलाज़मिन को अपनी नौकरियों पर वापस आने की हिदायत की गई है और उन्हें तनख्वाहें अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। कई ख़वातीन अपने काम पर वापस आ गई हैं और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। वज़ारत दाखिला के मीडिया के शोबे के सरबराह सैयद खुशी ने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन मुलाज़मिन की बहाली की तस्दीक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट के महकमे के सरबराह अलीम गुल हक्कानी ने पासपोर्ट के इजरा का काम दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, जो अगस्त में साबिक़ हुकूमत के खात्मे के बाद बंद हो गया था।
महाजरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने अफगानिस्तान में 130 बेघर खानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की। ये अशिया सूबे कुनर में उन लोगों में तकसीम की गई जो नंगरहार सूबे में महाजिर हुए थे। इमदादी अशिया में खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया शामिल थी। महाजरीन में अशिया तकसीम करने की तकरीब में मकामी इंतजामिया ने भी शिरकत की। और जी आगे बढ़ेंगे और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ को आज कराची में वाक़ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा क्लिफ्टन उमर शरीफ पार्क में अदा की गई, जिसमें उनके अहले खाना, फनकारों, सियासी शख्सियात समेत मद्दाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जेलों में कैदियों से नारवा सलूक के खात्मे और उन्हें मयारी खाने और दूसरी सहूलियात की फराहमी के लिए एक जेल इस्लाहाती पैकेज पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। लाहौर में जेल इस्लाहात के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने जेलों के लिए 4930 नए अमले की मंजूरी दी और इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर 1037 अफराद की भर्ती का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला ने जेलों में 44 माहिरीन नफ्सियात की भर्ती पर इत्मीनान का इजहार करते हुए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली असामियों को पुर करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि जेल मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा और कैदियों की शिकायत के अजाले और उन्हें PTV चैनल की सहूलत की फराहमी जैसे इकदाम किए जाएंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आला को जेलों में पंखे, बाथरूम और दूसरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। कोरोना वायरस के हवाले से यहाँ आपको अपडेट करेंगे। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की शरह में बदस्तूर कमी का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शरह 2.6% पर आ गई है। कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद जान की बाजी हार गए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 27,986 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,212 केसेस रिपोर्ट हुए। और नाजरीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मजीद आपको बताएं कि NCOC की हिदायत पर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। गिलगित में महकमा सेहत की टीमें तालीमी इदारों के मैस सेंटर्स में वैक्सीनेशन कर रही हैं। इस हवाले से गिलगित में ज़िला इंतजामिया का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर गिलगित शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा इबादत गाहों और पब्लिक मकामात पर ऐलानात करवाने का सिलसिला किया गया, ताकि ज़िला गिलगित के तमाम अफराद की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाए। महकमा सेहत की मोबाइल टीमें स्कूलों और कॉलेजेस में रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीन लगा रही हैं। नाज़रीन, एक्सपो 2020 दुबई में पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तानी पवेलियन में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की काविशों और इक़दामात को उजागर किया जा रहा है। तफसील जानेंगे नमरा सोहेल से। दुबई में होने वाली आलमी नुमाइश में आने वाले गैर मुल्की और मकामी अफराद जहां पाकिस्तान की मुनफरिद सकाफतों को देख रहे हैं, वहीं हमारे मुल्क में तरक्याती शोबों से भी आगाही ले रहे हैं। पाकिस्तानी exhibition was not to be missed and it's definitely worth a visit. पाकिस्तान पवेलियन में बड़ी स्क्रीन्स पर पाकिस्तान के अनमोल सियाहती इलाकों की अक्कासी की गई है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स, पहाड़, दरिया, समुंदर, रेगिस्तान, गिलगित का सर्द रेगिस्तान नुमाइश में बाइस कशिश बना हुआ है। इन सकाफतों और सयाहत के शोबे में तरक्की के लिए पाकिस्तान के विजन समेत नुमाइश में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के हवाले से पाकिस्तान की काविशों को उजागर किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आजमा होने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाही के लिए स्कूलों के बच्चे भी पाक पवेलियन का दौरा कर रहे हैं। My experience here has been really amazing and fun and I learned a lot of stuff that I never knew before. 6 माह तक जारी रहने वाली आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 दुबई आज के जदीद और रोशन पाकिस्तान को दुनिया से मुतारिफ करवाने का बेहतरीन जरिया साबित हो रही है। मुस्तकबिल की नस्लों के लिए खित्ता अर्जी को महफूज बनाने के उन्वान से पाकिस्तान पवेलियन में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। 5, 6 और 7 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्रामों में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, बिलियन ट्री सुनामी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी और माहौलियाती बेहतरी के लिए मुतबादिल जराए से पैदा
पैदा होने वाली बिजली के बारे में सेमिनार्स और पैनल डिस्कशंस में पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया जा रहा है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। सलाहियतों को निखारने और कौमी धारे में नौजवानों की शमूलियत को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन में नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। इसी की तफसील जानेंगे फहद अजीज से। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल हैं। इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन में नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम का इजरा किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी इस्लामाबाद में नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के इंतखाब के लिए इंटरव्यूज का इनेकाद किया गया। पीटीवी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ताहिर मुश्ताक ने इंतखाब के अमल की निगरानी की। नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के इंतखाब के अमल में शिरकत करने वाले नौजवान उम्मीदवारों ने इसे पाकिस्तान टेलीविजन की बेहतरीन काविश करार दिया। आंखों में ताबनाक मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए नौजवानों ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल ब्रॉडकास्ट इनकी पेशावराना सलाहियतों में इजाफे का बायस बनेगा। जैसे कि इमरान खान ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमारी यंग यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देंगे, तो उन अपॉर्चुनिटी में से एक ये है कि उन्होंने यंग यूथ को ये ऑप्शन दी कि वो यहाँ आएँ, काम करें, अपनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ दिखाएं। ये जो इंटर्नशिप है ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी और हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि यंग माइंड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक एक्सपोजर क्रिएट करेगी। हम सबको एक मौका दिया गया है कि हम इस जो कि हुकूमती इदारा है इसमें आकर अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारें। पीटीवी का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इसमें जो नौजवान हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं जिनको डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद कहीं पर मौका नहीं मिलता था, लेकिन पीटीवी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। ये हकीकी तब्दीली नज़र आ रही है। यंगस्टर्स को जो है पीटीवी चांस दे रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन ने सहाफ़ती माशरे में एंटरटेनमेंट के शोबों समेत हालात हाजरा और स्पोर्ट्स की तरवीज में अहम किरदार अदा किया है। शानदार माजी की सुनहरी रवायात की तरह मुस्तकबिल में भी अपनी कौमी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, अभी आपको बताएं कि रूसी अदाकारा और हिदायतकार बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां वो खला में बनाई जाने वाली पहली फिल्म की अक्सबंदी करेंगे। फिल्म दी चैलेंज का अमला 12 दिन के मिशन के दौरान खलाई स्टेशन पर मौजूद रहेगा और तारीख में पहली मरतबा रूस ने एक हिदायतकार और अदाकारा को खला में भेजा है और इस इकदाम का मकसद मदार में रहकर फिल्म बनाना है। और ये फिल्म एक सर्जन के बारे में है जिन्हें जल्दी में खलाई स्टेशन पर बुलाया जाता है ताकि अमले के एक रुकन का इलाज कर सकें जो दिल की बीमारी में मुब्तला है।